नमस्कार। जातक के जीवन में संतान का सुख आकांक्षाओं से भरा एक परिणाम होता है। कई लोगों को समय पर उसके सपने पूरे होते हुए दिखाई देते हैं और संतान सुख मिल जाता है, परंतु बहुत लोगों को प्रतीक्षा और संघर्ष भी करना पड़ता है और कुछ निसंतान भी रहते हैं। आदिकाल से ही संतान को लेकर अनेक प्रकार की ज्योतिषीय घटनाएं और विषय संबंधित कार्य कर रहे हैं। आज भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब मेडिकल रूप से डॉक्टर या संबंधित व्यक्ति द्वारा संतान प्राप्ति या संतान सुख नकारात्मक रूप से जातक को बताया जाता है, परंतु ज्योतिषीय गणनाओं में जातक के जीवन में यह सुख दिखाई देता है और नियत समय पर यह प्राप्त भी होता है। ज्योतिष के द्वारा संतान से सुख मिलेगा, संतान का सुख होगा, संतान कितने समय तक जीवित रहेगी, संतान के जन्म के बाद होने वाली घटनाओं को हम किस प्रकार बारीकी से देख सकते हैं। वर्तमान में अनेक दंपति संतान सुख के लिए प्रयासरत रहते हैं। सैरोगेसी, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा, उपचार और गोद लेने जैसी प्रक्रिया इसी के तहत आते हैं। आज के समय में गोद लेने का प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है, या लिव इन माता पिता से बच्चे पैदा हुए उनके बारे में भी जानकारी आवश्यक होती है। पता की अरीस चक्र पीआरसी टेक्निक इसी प्रकार का एक ज्योतिषीय माध्यम है जो बीमार स्वस्थ अरिष्ट का समाधान देता है। आज भारत के बहुत से हिस्सों में ज्योतिषी बालारिष्ट या बाल ज्योतिष की गणना करते हैं और इस माध्यम से गणना सटीक भी बैठती है। जातक को संतान का सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, यह एक गहन अध्ययन और जीवंत विषय है। इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं श्रीमती शालिनी धस्माना जी। मैडम का एक लंबा ज्योतिषीय अनुभव रहा है। पता की अरिष्ट चक्र नामक पुस्तक हमारे गुरु श्री के.एन. राव जी के मार्गदर्शन में आपके द्वारा लिखी गई है और शायद इस विषय पर लिखी गई ये एक अकेली पुस्तक है। मेरा मैडम से निवेदन रहेगा, हमारा डिस्कशन शुरू करने से पहले आप अपनी ज्योतिषीय यात्रा के बारे में बताएं और किस प्रकार आप भारतीय विद्या भवन में श्री राव सर के माध्यम से इस विषय को गूढ़ता तक लेके गए और इसके कारण किस प्रकार लोगों के जीवन में संतान को लेकर बदलाव आया, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। नमस्ते। ज्योतिषीय हमारी यात्रा जो शुरू हुई है वो करीब 97-98 में शुरू हुई है। एक बार कुछ मुश्किल समय था, एक किसी पंडित जी के पास हम गए, उन्होंने हमारी कुंडली देखी और उन्होंने जो बोला हमें सच लगा, तो अपनी जिज्ञासा बड़ी हो गई कि भाई ऐसा इन्होंने स्क्वायर में क्या देखा कि इन्होंने सही बताया। और आज हम जानते हैं कि वो जो हमारी कुंडली थी वो गलत थी, फिर भी हमारे ख्याल से उन्होंने शनि के गोचर के हिसाब से ही बताया। क्या जो भी है, तो हमारी जिज्ञासा तो जग गई। थोड़े दिन किताबें लेके पढ़ा पर इतना समझ में नहीं आया, तो 1998 में हमने भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया है और 1999 में हमने पास आउट किया है। और 1999 में हम अपने गुरु श्री के.एन. राव जी से मिले, मतलब मिले तो पहले भी थे पर उनसे पढ़ाए गए। तो शायद हमारा लास्ट बैच था जो आचार्य में उन्होंने पढ़ाया था, तो उन्होंने हमें जेमिनी और मेदिनी पढ़ाया था। तो दैट वाज माय बिगिनिंग ऑफ जर्नी विद हिम। और उसके बाद में और हमें स्टेज पर बोलने से बहुत, कभी हमने बोला ही नहीं था तो हमें बहुत डर लगता था, और ये राव साहब के कारण ही और उनकी कोक्सिंग के कारण ही कि फिर हम आगे बढ़ पाए और स्टेज पर भी बोल पाए। तो इसका सारा क्रेडिट सर को जाता है। अब उसके बाद 6 साल हमने राव साहब के साथ रिसर्च में काम किया है और 2007 में फैकल्टी में उन्होंने हमें ले लिया और 2007 से अब तक अभी तक हम पढ़ा रहे हैं। यही ज्योतिष की अपनी यात्रा है और आई होप आगे चलती रहे। बहुत सुंदर मैडम। और संभव ज्योतिष की टीम हमारे साथ श्री धर्मरायण शर्मा जी हैं और तरुण रोड़े जी हैं। तो इस विषय को लेकर धर्मरायण शर्मा जी के कुछ विचार हैं, वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं और उन विचारों में और आप किस तरह अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने इनपुट दे सकते हैं,
प्लीज धर्मरायण शर्मा जी। थैंक यू राजीव जी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने साथ देखकर मतलब दिल गदगद हो रहा है। आपसे पढ़े बहुत हैं, आपने बहुत अच्छे से हम सबको एक्सप्लेन किया है। और अब ये हमारा एक प्रयास है मैम, एक डिजिटल आपकी क्लास हम सबके लिए क्रिएट करते हैं फॉर ऑडियंस। तो सबसे पहले आई वुड लाइक, आप जैसे आपने बताया कि आपने चिल्ड्रन एंड मैरिज एंड पतागिरी चक्र के ऊपर आपकी रिसर्च है, तो मैम सबसे पहले बेसिक चीज ये बताइए कि माता पिता की कुंडली में, एक माता पिता या दोनों माता पिता की कुंडली में कैसे देखकर एक प्रॉमिस फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है या मुश्किल से है, उसके बारे में मैम थोड़ा सा बताएं प्लीज। सबसे पहले तो हम कुंडली की, जैसे हम शुरुआत करते हैं तो कुंडली के लग्न ही देखते हैं। लग्न लग्नेश बली होने चाहिए। और पंचम भाव आपका संतान का भाव है। हमारा कुंडली एनालिसिस का तरीका बड़ा स्ट्रेट टू द पॉइंट है, ज्यादा हम वो नहीं कर पाते हैं। तो पंचम भाव है जो हमारा संतान का भाव है। अब पंचम भाव तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है हमारा, हमारे पूर्व पुण्य भी होते हैं उसमें, और क्रिएटिविटी भी होती है। क्रिएटिविटी मतलब कि संतान पैदा करना भी एक ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन है। तो इस तरीके से पंचम भाव का रोल इधर आ जाता है। और संतान तो है ही है, विद्या भी आती है, पर लेकिन संतान का ही हमारा विषय है यहाँ पर। इसके अलावा हमारा नवम भाव भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नवम भाव, एक तो भावात भाव हम देखें तो पंचम से पंचम है। दूसरी बात प्रारब्ध का भाव है। प्रारब्ध का भाव है, हमारा भाग्य दिखाता है। और अच्छे भाग्य से ही अच्छी संतान मिलती है। तो इसलिए 5th हाउस 9th हाउस दोनों 1, 5, 9 तीनों त्रिकोण ही आ गए हमारे। ये सब अच्छे बली हैं, सब कुछ है, इनके ऊपर शुभ प्रभाव है। तो हमें संतान और दशाएं सही टाइम पर आ जाए तो हमारे ख्याल से संतान होने में परेशानी नहीं आती है। अब संतान के मामले में एक और चीज है कि कारक कारक एक ही ग्रह है, पुत्र कारक गुरु। तो यही इन सब की स्थिति ठीक होनी चाहिए। अब हम कैसे देखें कि संतान की प्रॉमिस है कि नहीं है। सबसे पहले हम पंचम भाव को देखेंगे, पंचम पंचमेश को देखेंगे लग्न से। उसके बाद में और कारक गुरु की स्थिति देखेंगे। उसके बाद में हम चंद्र से यही सब देखेंगे, पंचम पंचमेश कारक गुरु कैसे बैठे हैं, उनकी स्थिति। और तीसरी बात, हम कारक गुरु को लग्न बना के वहां से 5th हाउस, 5th लॉर्ड और सारी कंडीशन हम देखेंगे। और इसी प्रकार हम नवम को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमने लग्न कुंडली में देखा। और इसी प्रकार हम नवांश कुंडली में भी 5th हाउस 9th हाउस और सारी चीजें हम देख लेंगे। और कुंडली देखने में संतान के मामले में सबसे बड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ग है सप्तांश, जो राशि का 1/7 हिस्सा होता है। और सप्तांश कुंडली हम बनाते हैं, वो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए होती है। अब सप्तांश को हम कैसे देखें, तो सबसे पहले वर्ग की लग्न उस मामले के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम सप्तांश के लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, और 5th हाउस 9th हाउस गुरु सबकी स्थिति हम देख लेंगे। अब देखिए, जैसे हम अगर सिस्टमैटिकली चलते हैं तो धीरे धीरे चीजें हम पाते हैं कि कई चीजें रिपीट होने लगती, उससे हमारा क्लैरिटी बनती जाती है। इसके अलावा यदि कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तब हम 2 पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। उसको मेल कुंडली के लिए बीज स्फुट, जो कि गुरु शुक्र और सूर्य के भोगांशों को जोड़ के निकलता है। और लेडी के लिए हम क्षेत्र स्फुट लेते हैं। क्षेत्र स्फुट आपका गुरु, पुत्र कारक गुरु, मंगल और चंद्रमा के भोगांशों को जोड़ के निकालते हैं। तो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट हमारे मॉडर्न डे अल्ट्रासाउंड स्कैन के बराबर है। जो सीधे सीधे नहीं दिखता है, बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट से हमें दिख जाता है। बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट को हम लग्न कुंडली से देखेंगे, और नवांश में भी हम देखेंगे, और सप्तांश में भी देखेंगे। जब इतनी एनालिसिस आप कर लेंगे तो आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप दिखने लग जाएगा कि उसमें क्या प्रोमिसेस लग रही हैं। जहाँ अगर ये सब दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, और दशा सही समय पे आती है, तो संतान होने की संभावना होती है।
अगर इनमें कहीं ना कहीं कमी आ गई, थोड़ी बहुत 6-8-12 का संबंध आ गया, ग्रह 6-8-12 में चले गए, या अशुभ प्रभाव में चले गए, राहु केतु एक्सिस में चले गए, या शनि मंगल के उसमें आ जाए, तब जाके प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। फिर भी अगर कहीं ना कहीं से एक अच्छे से गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आज न कल बच्चा हो ही जाता है। हो सकता है उपाय करने पड़े। तो ये ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, अब आगे आप पूछेंगे तो फिर हम सवाल के जवाब देते हैं। दिस इज वेरी गुड। एक बेसिक जो आदमी को प्रॉमिस देखना है बच्चों के लिए, कैसा आपने बताया। इसके अलावा मैम, बच्चों की वेलबींग, बच्चों की हेल्थ और बच्चे का कैरियर या लाइफ में आगे कैसा रहेगा, ये माता पिता की कुंडली से भी देखा जा सकता है। बिफोर बच्चा होने के बाद तो हो सकता है उसकी कुंडली से जजमेंट मिल जाए कि उसकी हेल्थ कैसी रहेगी और उसका कैरियर कैसा रहेगा, उसकी लाइफ। माता पिता, बच्चा होगा तो कैसा होगा या उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये माता पिता की कुंडली से कैसे जानेंगे मैम? ये माता पिता की कुंडली से वही 5th हाउस, 5th लॉर्ड वगैरह, ये सब देख के हमें, जब अगर देखिए, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है बच्चे की, माता पिता की कुंडली से बच्चे के बारे में देखना है। तो हम पंचम भाव को लग्न बना लेंगे और उससे पूरी कुंडली हम घुमा सकते हैं। जैसे बच्चे के प्रोफेशन के बारे में अगर हमें जानना है, तो पंचम से दशम भाव आप कुंडली का द्वितीय भाव हो जाएगा, तो उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ आइडिया लग सकता है। पंचम से पंचम आप उसकी विद्या के भी बारे में कुछ हमें इनडायरेक्टली पता लग सकता है। विद्या के बारे में 9th हाउस से हम देख सकते हैं, और बच्चे के विवाह के बारे में हम पंचम से सप्तम भाव को भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग एरियाज के बारे में, और उसकी हेल्थ वगैरह तो मेनली 5th हाउस से ही होगी। 5th हाउस से हम देखेंगे कि कैसी सिचुएशन दिख रही है। यदि 5th हाउस या 5th लॉर्ड का संबंध अष्टम भाव से बनता है, या छठे भाव से बनता है, या 12वें भाव से बनता है, तब बच्चे की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यही चीजें हम नवांश और सप्तांश में देखेंगे तो काफी क्लियर हो जाता है हमको। यही इनफैक्ट दिस वाज द क्यूरियोसिटी कि 5th हाउस का, जुपिटर का एंड 5th एंड 9th हाउस का कैसे कनेक्शन आपस में रहेगा, आपने बड़े अच्छे से बताया। अब बच्चे के अरिष्ट के बारे में, जैसे कि राजदीप जी ने अभी बताया था कि आपका एक स्पेसिफिक रिसर्च है पता कि अरिष्ट चक्र का, तो मैं चाहूंगा कि तरुण जी थोड़ा उस बारे में, उनकी कुछ जिज्ञासा है, वो आपसे पता कि अरिष्ट चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तरुण, ओवर टू यू। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपने ऐसे एक एक्सटेंसिव टेक्निक पे काम किया जो मैंने खुद देखा है बहुत जगहों पे काम करती है और पिन टू पॉइंट स्नैपशॉट रिजल्ट्स देती है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। तो पताके अरिष्ट चक्र बेसिकली क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं साथ साथ। ये पताके अरिष्ट चक्र हमारे स्क्रीन पर आ गया है। पताके अरिष्ट चक्र का यूज मेनली है कि बच्चा कोई यदि बीमार है, या कोई कष्ट से गुजर रहा है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें उसके बचाव के क्या इंडिकेशंस हैं, और टाइमिंग भी हमें इससे पता लगता है कि किस वर्ष में उसको कष्ट आएगा, या किस समय उसको कष्ट आएगा, और कब उसकी रिकवरी हो सकती है। तो इस तरीके से पताकी चक्र यूज किया जाता है। ये एक रेयर टेक्निक है जो पहले हिली एरियाज में, गढ़वाल, कुमाऊं, असम, बंगाल में भी होता था, और कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में होता था। और ये टेक्निक हम ये कह सकते हैं कि हमारे गुरु के.एन. राव जी की वन ऑफ द हिज फेवरेट टेक्निक्स। तो उन्होंने ही हम लोग को सिखाया है, रिसर्च क्लास में उन्होंने हमें सिखाया था। तो इसका मेन यूज बच्चे के लिए अरिष्ट का समय निकालना और होना, और कब उसमें बचाव है कि नहीं है ये देखना, ये इसका असली यूज होता है। अब थोड़ा सा हम चक्र को डिस्क्राइब कर लें। हाँ जी मैम, थोड़ा बताइए इसमें कैसे इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको पहले चक्र का थोड़ा कंस्ट्रक्शन, थोड़े क्या चीज है ये हम बता देते हैं, फिर अब उसको यूज करना बता देते हैं। देखिए, चक्र ये 18 लाइनों का चक्र होता है। 18 लाइनें से पहले 3 लाइन हम बनाते हैं लंबी, और 3 हम उसकी आड़ी लाइनें बना देते हैं।
और फिर हम साइड से इन्हें जोड़ने जाते हैं, जोड़ने लगते हैं। तो इसमें टोटल 18 लाइनें बनती हैं। इसमें 12 राशियां होती हैं। सबसे ऊपर मेष, वृष, मिथुन लिखी हुई है और बाकी राशियां एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लिखी रहती हैं। और मेष, वृष, मिथुन के ऊपर छोटी छोटी पताकियां बनी होती है, जो भी उसका नाम पताकी चक्र है, पताकी रिष्ट चक्र है। अब आप देखेंगे इन राशियों के पास कुछ नंबर N और Y लिखा है। तो ये नंबर, कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ वर्ष लिखे होते हैं। ये मेष, वृष, मिथुन के नंबर्स नहीं है, हम कंफ्यूज ना हो। ये पताकी रिष्ट चक्र के ही नंबर्स होते हैं। जैसे मेष का नंबर 1 है, पर यहाँ 10 लिखा हुआ है, पर मेष का नंबर 10 नहीं होता, 1 ही रहता है। लेकिन ये नंबर्स और ईयर्स टाइमिंग के लिए होते हैं। अब पताकी रिष्ट चक्र का एक और बात होती है, वेद जैसे एक हर राशि से एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी शुभ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि कौन बैठा है वहां पर। जो ग्रह बैठा वही वेद देगा। तो राशि से अगर वेद निकलता है तो जहां ग्रह बैठा होता है उसे हम कहते हैं लग्न वेद। ये कुंडली की लग्न का वेद नहीं है, यह राशि से वेद निकल रहा है। तो यह जहाँ ग्रह बैठा होता है सबसे ज्यादा प्रभाव वहां डालता है। सामने एक वेद जाता है, उसको हम कहते हैं सम्मुख वेद। सामने वाला वेद, सामने जो एनर्जी जाएगी उसको सम्मुख वेद कहते हैं। जो बाईं तरफ लेफ्ट में एनर्जी जाएगी उसको हम कहते हैं वाम वेद। वाम वेद लेफ्ट में जाता है और राइट में जो एनर्जी जाती है वह दक्षिण वेद कहलाती है। तो इस प्रकार से ये 3 तरफ हर राशि से एनर्जी निकलती है। अब चक्र अपने आप कोई मीनिंग नहीं है। बच्चे का, जिस बच्चे की हमें कुंडली देखनी है उसके कुंडली को हम चक्र पर सुपर इम्पोज करते हैं। जो भी बच्चे की लग्न होगी उस राशि में हम लग्न लिख देंगे और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ग्रहों को उसकी कुंडली के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेष, वृष, मिथुन उस डायरेक्शन में, उस तरीके से हम ग्रहों को बिठाते चले जाएंगे और फिर हम वेद देखने लगते हैं, शुभ अशुभ वेद हो। अच्छा, पताकी रिष्ट चक्र में 2 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पहले को कहते हैं आर्द्यामीश और दूसरे को कहते हैं दंडेश। ये आप कुंडली में मारक के समान इन्हें मान सकते हैं। ये ट्रबलसम प्लैनेट्स होते हैं। तो जहां पर ये बैठते हैं और जहां पर ये वेद देते हैं उन जगहों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ये थोड़ा कष्ट दे के बाद में बचा भी लेते हैं। तो वो हमें कुंडली के हिसाब से देखना होता है। तो कुंडली की मेन चीजें, 4 चीजें तो यही है कि आपकी 12 राशियां हैं, उनके अपने नंबर्स होते हैं टाइमिंग के लिए, और वेद होता है उनसे निकलने वाला प्रभाव, और आर्द्यामेश और दंडेश, ये ग्रह, इनकी बेस पर ही पूरा चक्र होता है। इसका यूज यही है कि जो हमने बताया कि जब कोई घटना हो या बीमार हो या कुछ हो, तब उस समय ये पताकी चक्र यूज किया जाता है यह देखने के लिए कि इसमें कितना बचाव है। अब शुभ ग्रह जहां जहां बैठे होंगे शुभ वेद देंगे, वो बचा लेंगे। जहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हैं वहां वो तकलीफ देने के लायक बन जाते हैं। तो इस तरीके से लगा के हम लोग इस चक्र के टाइमिंग भी कर सकते हैं और वेद से हम बचाव भी देख सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया इसको और ये बहुत लोगों के काम आएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन डिपेक्ट करेगा ये अपने आप में। मैम मैं आपसे नेक्स्ट एक ये चीज पूछ रहा था कि इवेंट्स जो होते हैं चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, उनकी लाइफ में गुड्स बैड्स अप्स डाउन्स, हम ये विमशोत्री दशा, जैमिनी दशा, अष्टक वर्गा को एक साथ यूज करके कैसे कर सकते हैं इसको? बच्चे की कुंडली में जो इवेंट्स होते हैं इसके लिए डायरेक्ट मेथड हमारे हिसाब से बच्चे की अपनी कुंडली से ज्यादा अच्छा दिखेगा। हालांकि पेरेंट्स की कुंडली से भी हम देख सकते हैं। पेरेंट्स की कुंडली से देखना थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है, पर बच्चे की अपनी कुंडली है तो उसमें अच्छा बच्चे की कुंडली हैंडल कैसे करो, उसकी हेल्थ कैसे देखो। सबसे पहले तो हम देखेंगे लग्न को देखेंगे। लग्न
लग्नेश, उसकी हालत क्या है। आप फिर चंद्र को देखें। बच्चा, जहाँ बच्चे की बात है तो चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो चंद्र लग्न है और दूसरा वो बचपन को भी सिग्निफाई करता है। तो चंद्र की हालत क्या है वो हमें देखनी पड़ती है। चंद्र 6, 8, 12 वगैरह में ना बैठा हो, क्योंकि फिर बालारिष्ट का इंडिकेशन आ जाता है। और उसके बाद लग्न लग्नेश चंद्र को हमने देखा। फिर आप 8th हाउस पे चले जाइए। अष्टम भाव, अष्टम भाव आयु स्थान है, मतलब कितनी आयु। तो अष्टम भाव पे उसकी हालत क्या है, अच्छी हालत है, बुरी हालत है, क्या है। फिर 3rd हाउस को देख लीजिए और आयुष कारक सैटर्न को देख लीजिए। सूर्य को भी नेचुरल आत्मकारक है, उसकी स्थिति भी हमें कुंडली में देख लेनी चाहिए। तो इन सब से हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि बच्चे की हेल्थ की क्या कंडीशन है। यही नवांश में भी देख लें, क्योंकि नवांश एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है, कम से कम ये है। अब इसके बाद हम दशा पे चले, इतना हमें कुछ आइडिया लग गया। इसके बाद हम बैलेंस ऑफ दशा, गर्भशिष्ट दशा जिसे कहते हैं, कि बच्चा जब पैदा हुआ उस समय जो दशा चल रही है, कम से कम महादशा अंतर प्रत्यंतर पे जाए। तो ये दशानाथों को हम देखें कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पूरे जीवन भर में। तो दशानाथ अगर अच्छे बैठे हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं, इट शोज गुड। बट यदि दशानाथ का संबंध 6, 8, 12 से आ जाता है, खास करके अष्टम से आ जाता है, तब बच्चे के जन्म के समय कुछ कष्ट हो सकता है, या फिर उसको कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ दशा हो गई। उसके बाद आगे की दशाएं देखिए। आगे की दशाएं, दशा सीक्वेंस लाइफ टाइम में कैसी उसकी, उससे हमें उसके जीवन के धारा प्रवाह का आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार इसका जीवन चलेगा। योग वगैरह तो हम पहले, हमने बोला नहीं, कुंडली के योग वगैरह भी हमें देख लेना चाहिए, उससे हमें प्रॉमिस का आइडिया लग जाता है। तो दशा के अनुसार, अब जैसे बच्चा छोटा है, उसकी 5th हाउस की दशा आ गई, 5th लॉर्ड की दशा आ गई, 5th लॉर्ड अच्छा बैठा, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी। उसके बाद कोई छोटा सा पीरियड 6th लॉर्ड का आया, उस समय वो कंपटीशन में बैठा, उसमें निकल गया, अच्छा निकल गया। फिर 10th लॉर्ड का पीरियड आ गया, अच्छा से काम करने लग गया, बढ़िया हो गया। बीच में कोई 7th हाउस का कोई दशा आ गई, शादी हो गई। फिर 9th लॉर्ड की दशा आ गई, जीवन बन गया उसका, बढ़िया आगे बढ़ गया। और फिर बुढ़ापे में उसकी अच्छे से लग्न लॉर्ड की दशा आ गई। तो हिज होल लाइफ इज गॉन इन अ नाइस मैनर। ये हमें दशा क्रम से पता लग जाता है। अच्छा, ये तो हुआ विंशोत्तरी का। इसी से हमें पता लगता रहता है कि कब कोई अच्छे अच्छे योग हैं, उनसे संबंधित दशा आएगी तो उस समय योग मैक्सिमम फल देंगे। 6, 8, 12 की दशा जब आ जाएगी तब थोड़ा सा कष्ट की संभावना बन जाती है। प्लस हमें शनि का गोचर और दूसरे इंपॉर्टेंट ग्रहों का गोचर भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार उसके लाइफ के गुड बैड इवेंट्स का हमें कुछ आइडिया लगता है। अब जेमिनी में अगर हम देखें, जेमिनी दशा कोई आई, अच्छा दशा जेमिनी में एक तो कारकांश लग्न बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दूसरी पद लग्न बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जेमिनी के कारक होते हैं। जो 0 से 30 डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट होता है वो आत्मकारक होता है। आत्मकारक लग्नेश के समान एक तरीके से होता है। तो बड़ा जेमिनी सूत्र में भी बहुत सारे सूत्र तो आत्मकारक और कारकांश पर ही बने हुए। तो आत्मकारक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और उसकी स्थिति कहाँ पर बैठा है वो सब हम देखते हैं। अब जेमिनी में कब अच्छी कारक आप लोग सब जानते हैं ना, आत्मकारक, अमात्यकारक, भ्रातकारक, मातृकारक, पुत्रकारक और ज्ञातिकारक, और लास्ट है दाराकारक। तो यह सब 1 से 7th हाउस को डिनोट करते हैं, उनसे संबंधित सारी चीजों को वो डिनोट करते हैं। तो ये कारकों का रोल हमारी लाइफ में होता है। अच्छा, अब बच्चे का अच्छा समय कब आएगा? जैसे कि आपकी राशि दशा चल रही है, वह कारकांड से 10th हाउस की राशि दशा चल रही है। राशि दशा को यदि हम लग्न बनाएं और वहां से फिर से जैसे 10th हाउस देखें,
तो उसमें आबादीकारक बैठा है, उस समय नेचुरली वो प्रोफेशन से उससे संबंधित अच्छा काम करेगा, अच्छा आएगा। अगर सपोज राशि दशा में दारा कारक बैठा है, उस समय हो सकता है शादी हो जाए, या राशि दशा से 7th हाउस में दारा कारक बैठा है, उस समय हो सकता है शादी हो जाए। पुत्र कारक बैठा है राशि दशा में, हो सकता है संतान आने का टाइम हो गया, या पुत्र या राशि दशा से पंचम में पुत्र कारक बैठा है, तब भी हो सकता है संतान हो जाए। संतान हमारा टॉपिक था। तो इन दशाओं में ये सब हो सकता है। लेकिन यदि राशि दशा में आपका ज्ञाति कारक आके बैठ गया, या राशि दशा से 6ठे या 8वें में ज्ञाति कारक आके बैठ गया, तब उस समय आपके कुछ किसी प्रकार का कष्ट या कुछ कंपटीशन या इलनेस या एक्सीडेंट या कुछ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पे हम राशि दशा को लग्न बना के उससे देखेंगे कारक कहाँ कहाँ गए। और एंड सबसे बड़ी बात है कि कोई भी दशा हो, चाहे विंशोत्तरी हो, चाहे योगिनी हो, चाहे आपके चर दशा हो, मंडूक दशा हो, कोई भी दशा हो, उसको जातक की एज के हिसाब से देखना चाहिए। किस उम्र के बच्चे के, किस उम्र के ह्यूमन बीइंग की किस स्टेज में वो दशा आ रही है, उससे बहुत अच्छा पता लग जाता है। मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। इतने सारी इसके ऊपर अप्रोचेस हैं, आपने सबको कंसाइज कर दिया, एक साथ आपने सबको एक ब्रीफली बताया आपने। दूसरा मैम एक मैं पूछ रहा था, D7 सप्ताह चार्ट से हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, टाइमिंग ऑफ गुड टाइम्स, बैड टाइम्स कैसे हम एनुमरेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं सप्तांश को? देखिए सप्तांश से टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पे हमने तो खुद ज्यादा काम नहीं किया है इस पे, लेकिन हम सोच सकते हैं कि सप्तांश को संतान के लिए देखा जाए। सप्तांश के जैसे कि 6, 8, 12 की दशा होगी, उस ग्रह की दशा होगी, तो शायद उसके लिए कष्ट का टाइम हो, या फिर सप्तांश की अगर पंचमेश की दशा है तब फिर अच्छा हो, नवमेश की दशा हो, लेकिन सप्तांश से टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हमने खुद नहीं किया। आई होप काफी अच्छी डिस्कशन रही, फिर भी उसके बाद कुछ क्वेरीज है तो पूछो तनु। हाँ, जैसे सप्तांश से टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हमने खुद नहीं किया। आई डोंट। ठीक है मैम, जैसे सप्ताह से हम और क्या क्या चीजें और क्या क्या डिटेल्स निकाल सकते हैं, और क्या हम प्रिसाइज डिटेल्स निकाल सकते हैं, डीप डिटेल्स निकाल सकते हैं, वो और किस तरीके से यूज कर सकते हैं सप्ताह को? बहुत लोग इसको भी जानना चाहते थे। सप्ताह से कभी कभी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन राव साहब करते रहते थे। अब एग्जैक्टली उसका क्या तरीका था, पर सप्ताह से हाँ, सप्ताह से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जैसे कि कुंडली की लग्न की डिग्री अगर चेंज करते जाएं और एक सप्तांश में आ गई वो लग्न, और वो से जातक के लाइफ से कोऑर्डिनेट हो रहा है, बच्चों के बारे में अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, तो वो लग्न के करेक्शन में उन्होंने हमारे ख्याल से यूज करते थे। ये सप्तांश का एक यूज है, एक यूज जो हम सोचते हैं कि जो कॉमन यूज नहीं है। बाकी सप्तांश तो ज्यादातर बच्चे के लिए ही, बर्थ वगैरह के लिए, और बच्चे का अगर कोई कष्ट हो, बच्चे का अच्छा टाइम हो, तो सप्तांश को हम यूज करके देख सकते हैं। पर हम तो समझते हैं कि जो D1 है, मेन प्रॉमिस वहीं से आएगी। ये जो वर्ग है वो अप डाउन बताएंगे, कितना ज्यादा या कम या कुछ है, तो मेन प्रॉमिस पहले D1 से आए, और फिर उसके बाद उसका ग्रेडेशन हम सप्तांश वगैरह में देख सकते हैं। दैट इज माय थिंकिंग। बहुत आपने डिटेल में बताया मैम इसको, इसके वो यूजेस जो बहुत कम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो यस आई नो सर यूज्ड इट। ओके, थैंक्स मैम। ये थे मेरे क्वेश्चंस, आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में बताया इसको। थैंक्स मैम, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। ऑफ टू राजदीप। मैडम, संभव ज्योतिष की टीम तो इस चीज के लिए भी आपका शुक्रगुजार है कि ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा विषय जो शायद इतना रिसर्च ही ना किया गया हो अभी तक, आपके बाद तो मुझे नहीं लगता शायद किसी ने इस विषय को टच किया होगा, तो आज
आज के सेशन से हमें इतनी जानकारी तो मिल गई कि किस प्रकार हम पताकी अरिष्ट चक्र को यूज कर सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं किसी नए विषय के साथ आपके ज्ञान और अनुभव आप हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार मैम, बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। थैंक्स मैम। You do. आशा करते हैं संभव ज्योतिष टीम द्वारा बनाए गए वीडियोस और सेशन आपके लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। संतान जैसे गूढ़ विषय को लेकर हम लोग आगे भी चर्चा जारी रखेंगे शालिनी धस्माना मैडम के साथ, जिसमें संतान के आने वाले का समय, संतान के विषय में और अधिक जानकारी और संतान जीवन में किस प्रकार कार्य करेगी, इस विषय को भी हम जरूर टच करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।